साल 2013 में एक ऐसी वेबसाइट थी जहां पे वेपन्स, बॉडी पार्ट से लेकर ड्रग्स तक सब कुछ मिलता था। और सिर्फ 2 साल के अंदर ये वेबसाइट इतनी बड़ी बन जाती है कि $1 बिलियन का ये प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। इसी बढ़ते हुए इलीगल एम्पायर को देख के यूएस गवर्नमेंट भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन इसके खिलाफ वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी क्योंकि ये वेबसाइट डार्क वेब पे थी। इस वेबसाइट का नाम था सिल्क रोड। ये सब की शुरुआत होती है साल 2011 में, जब रॉस सुब्रेक नाम का एक लड़का पेनिसिल्विया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। रॉस एक लिबर्टेरियन था। लिबर्टेरियन मतलब कि वो लोग जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट का सिटीजन्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और रॉस भी इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव करता था। खासकर जब बात आती थी ड्रग्स पे, तो ये बोलता था कि इसे लीगलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का राइट नहीं है ये डिसाइड करना कि उसके सिटीजन अपने बॉडी में क्या ले सकते हैं और क्या नहीं। और जब सेफ्टी कंसर्न को लेके कोई इससे आर्ग्यू करता तो इसके जवाब में ये बोलता, तब तो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को भी इलीगल कर देना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से लोगों का वेट गेन होता है, हार्ट अटैक आ सकते हैं, ये जान भी जा सकती है। और तो और कार को भी इलीगल कर देना चाहिए, क्योंकि हर साल लाखों लोगों की जान जाती है कार एक्सीडेंट में। डिबेट्स वगैरह तो ठीक थी, लेकिन रॉस कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता था जिसमें इसकी आइडियोलॉजी भी प्रमोट हो और वहाँ से इसको पैसे भी आए। तो ये अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है, जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड खोलना, एक वीडियो गेम कंपनी शुरू करना, लेकिन दोनों फ्लॉप हो जाता है। एक दिन रॉस को आइडिया आता है क्यों ना एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाई जाए जहाँ पे कोई भी कुछ भी खरीद या बेच सकता है। इससे सिर्फ पैसे ही नहीं आएंगे, बल्कि लोगों को गवर्नमेंट से छुटकारा मिलेगा और दुनिया का भला होगा। तो अब रॉस इस नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करता है, और क्योंकि ये एक इलीगल वेबसाइट डेवलप कर रहा था, तो इसे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे इंटरनेट पे इसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। इसे पता चलता है टॉर ब्राउज़र के बारे में। तो अब ये टॉर ब्राउज़र क्या है और ये काम कैसे करता है। देखिए, यूएस नेवी ने टॉर यानी कि द अनियन राउटर करके एक ब्राउज़र डेवलप किया था, ताकि इंटरनेट पे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सके और डॉक्यूमेंट्स को सीक्रेटली शेयर कर सके। आप जब कभी भी मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो उस मोबाइल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस बोलते हैं। इस आईपी एड्रेस के ज़रिए किसी की भी लोकेशन या आइडेंटिटी का पता लगाया जा सकता है। लेकिन टॉर ब्राउज़र इस आईपी एड्रेस को हर सेकंड बदलता रहता है, जिससे किसी की भी आइडेंटिटी या लोकेशन का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब टॉर ब्राउज़र रॉस को मिल गया था, और पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए ये इस्तेमाल करता है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन में सारे ट्रांजैक्शन अननोन रहती है और गवर्नमेंट या बैंक का भी इसमें कोई रोल नहीं होता। तो बिटकॉइन पेमेंट सिस्टम भी ये वेबसाइट से कनेक्ट कर देता है। रॉस को इस वेबसाइट पे काम करते हुए लगभग 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन अकेले एक अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस खड़ी करना, वो भी बिना फंडिंग, रिसोर्सेज या एक्सपीरियंस के, आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये वेबसाइट डेवलप हो रही थी, और इस पूरे प्रोसेस में ये फ्रंट एंड, बैक एंड, टॉर एक्सपर्ट, बिटकॉइन एक्सपर्ट, कोडिंग एक्सपर्ट सब कुछ खुद को सिखाता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग तो आज के टाइम इस वेबसाइट को रेप्लिकेट करने का कॉस्ट है $1 मिलियन, और 12 लोगों का स्टार्टअप रॉस ने अकेले ही पूरा किया। जनवरी 2011 तक ये वेबसाइट रेडी हो जाती है, और इस वेबसाइट का नाम पड़ता है सिल्क रोड। अब वेबसाइट तो रेडी हो जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इस वेबसाइट पे सेल करने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था। तो इसके लिए ये एक बिल्डिंग रेंट पे लेता है, जहाँ पे ये मैजिक मशरूम्स ग्रो करना शुरू करता है, एक बुक की मदद से जिसका नाम था डमीज गाइड टू बिल्ड योर ओन मशरूम फार्म। और यही मैजिक मशरूम इस वेबसाइट का पहला प्रोडक्ट बनता है। रॉस एम करता है इसे पूरी दुनिया में कस्टमर्स तक पहुँचाने के लिए, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कस्टमर्स को सिल्क रोड के नाम की वेबसाइट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो सिल्क रोड को प्रमोट करने के लिए ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। यह अलग अलग फोरम पे एक रैंडम यूज़र बन के जाता और सिल्क रोड के बारे में पॉजिटिव कमेंट लिखता, जैसे कि हे, आई फाउंड एन अमेजिंग वेबसाइट ऑनलाइन वेयर यू कैन बाय और सेल एनी प्रोडक्ट यू लाइक। और ये ट्रिक काम भी कर जाती है। ऑलमोस्ट हर वीक इसके पास 2 ऑर्डर आ रहे थे, और इन ऑर्डर्स को ये छोटे छोटे एनवलप्स में पैक करता और यूएस गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विस की मदद से इन्हें डिलीवर करवाता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये यूएस गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल कर रहा था इलीगल सामान को डिलीवर करने के लिए, तो ये पकड़ा क्यों नहीं गया। देखिए, साल 2011 में जितने भी हाईटेक इक्विपमेंट थे इलीगल स्टफ़ को चेक करने के लिए, वो सिर्फ बड़े शिपमेंट के लिए इस्तेमाल होते थे। और क्योंकि रॉस छोटे छोटे एनवलप में पैक करके डिलीवर करता था, तो ये कभी पकड़ा नहीं गया। इसके अलावा स्निफिंग डॉग्स भी महीने में 1 या 2 बार ही आते थे। और सबसे बड़ा पॉइंट, यूएस गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विस हर दिन 421 मिलियन मेल्स को डिलीवर करती है, तो इस वजह से ये कभी पकड़ा नहीं गया। अब सिल्क रोड को लॉन्च हुए 2 महीने हो जाते हैं, और हर दिन इसके पास नए ऑर्डर आ रहे थे, और डेली इन्हें ये शिप कर रहा था।
अब सिल्क रोड पे सिर्फ अकेला रॉस ही सेलर नहीं था, कई और नए सेलर आ जाते हैं जो और भी ज़्यादा हार्डर सब्सटेंस बेचने लगे। इसके बदले में रॉस उनसे 6.25% का कमीशन लेता हर सेल पे, और इन 2 महीनों के अंदर ही रॉस 5 से 10 लाख रुपए कमा लेता है। एड्रियन चेन नाम के एक जर्नलिस्ट को इस वेबसाइट के बारे में पता चलता है, लेकिन शुरू में तो इसे मजाक में लेता है क्योंकि इस लेवल की स्टूपिडिटी कोई क्यों करेगा। लेकिन जब ये टॉर ब्राउज़र की मदद से इस सिल्क रोड नाम की वेबसाइट को एक्सेस करता है तो ये शॉक हो जाता है क्योंकि इस पे 343 इल्लीगल प्रोडक्ट लिस्टेड थे। और अब ये सिल्क रोड के ओनर का इंटरव्यू लेना चाहता है और अलग अलग जगह सिल्क रोड पे ये कमेंट करता है। रॉस इस जर्नलिस्ट को सिल्क रोड पे घूमते हुए देखता है और ये समझ जाता है कि अब इसे आर्टिकल लिखने से रोकना मुश्किल होगा। तो रॉस इस इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करता है अपने लिबर्टेरियन मैसेज को फैलाने के लिए। Stop funding the state with your tax dollars and direct your productive energies towards the black markets. अगले दिन ही न्यूज़पेपर में सिल्क रोड के बारे में आर्टिकल पब्लिश होता है और कुछ ही घंटों के अंदर ये हर जगह वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसके बारे में बातें करने लगी, जिसकी वजह से सिल्क रोड को इतनी ज़्यादा अटेंशन मिली कि इस पर ट्रैफिक बढ़ने लगा और इसके साथ साथ बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन इस आर्टिकल पब्लिश होने के 4 दिन बाद ही यूएस गवर्नमेंट की अटेंशन भी इस पर पड़ जाती है। अगले ही दिन यूएस गवर्नमेंट अपनी 3 एजेंसीज FBI, DEA और IRS को बुलाती है और इन्हें ऑर्डर देती है इस वेबसाइट को जल्द से जल्द शट डाउन करवाने के लिए। यूएस गवर्नमेंट इसको एक थ्रेट की तरह देख रही थी क्योंकि रॉस गवर्नमेंट का इंटरनेट, गवर्नमेंट का ब्राउज़र, गवर्नमेंट की ही पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल कर रहा था उन्हीं के खिलाफ उनकी आंखों के सामने उनके लॉस की धज्जियां उड़ाने के लिए। आठ महीने हो जाते हैं लेकिन सिल्क रोड अभी भी शट डाउन नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रॉस इस टाइम तक $5 लाख हर हफ्ते कमा रहा था और क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ रहा था तो हर हफ्ते इसकी नेट वर्थ 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही थी और इसी स्पीड से वो अगले 1 साल के अंदर बिलियनियर बनने वाला था। लेकिन रॉस के बिलियनियर बनने के सपने पे FBI पानी फेर देती है। जहाँ बड़ी बड़ी एजेंसीज इस केस को 1 साल में भी सॉल्व नहीं कर पाती, वहीं एक टैक्स इंस्पेक्टर सिंपल गूगल सर्च की मदद से इस केस को सॉल्व कर देता है। गैरी नाम का एक टैक्स इंस्पेक्टर सिल्क रोड के बारे में गूगल पे टाइप करता है और एडवांस सर्च के ज़रिए डेट और टाइम को फिल्टर लगा के ये चेक करता है कि सिल्क रोड के बारे में सबसे पहले कब मेंशन किया गया था। तो इसको पता चलता है कि ऑल्टॉयड नाम के एक यूज़र ने सिल्क रोड के बारे में सबसे पहले एक फोरम पे मेंशन किया था और यही ऑल्टॉयड यूज़र अलग अलग फोरम में जाके सिल्क रोड के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स लिख रहा था और इसे प्रमोट कर रहा था। आगे इसे पता चलता है कि ऑल्टॉयड नाम का यही यूज़र ने एक हायरिंग पोस्ट डाली थी जिसमें ईमेल आईडी मेंशन थी rosssobrik@gmail.com। आगे गैरी को पता चलता है कि रॉस नाम के एक यूज़र ने टॉर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पोस्ट किया था एक फोरम पे और सिर्फ 1 मिनट के अंदर इसने अपना नाम रॉस से चेंज करके फ्रॉस्टी कर दिया। अब गैरी रॉस ओब्रेक के नाम पे और भी ज़्यादा सर्च करने लगता है। इसे रॉस का एक यूट्यूब चैनल मिलता है जिसमें कुछ वीडियोस अपलोडेड थी जिसमें रॉस लिबर्टेरियन फिलॉसफी के बारे में बातें करते हुए दिखा गया और यहाँ से गैरी और भी ज़्यादा श्योर हो जाता है क्योंकि लिबर्टेरियन वाली फिलॉसफी जो रॉस इसमें बोल रहा है वही सिल्क रोड के एडमिन भी एक इंटरव्यू में बोला था। गैरी अब एक्साइटेड हो जाता है, वो FBI के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अगले दिन निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ FBI को एक IP एड्रेस और सर्वर के बारे में पता चलता है। ये IP एड्रेस रॉस ने सिल्क रोड डेवलप करते टाइम गलती से लीक कर दिया था और अगले दिन गैरी FBI के पास पहुंचता है उनसे सारी इन्वेस्टिगेशन शेयर करने के लिए। लेकिन जैसे ही गैरी फ्रॉस्टी के बारे में बताता है पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है और FBI ऑफिसर शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो सर्वर और कंप्यूटर सिल्क रोड का एडमिन इस्तेमाल कर रहा था उसका नाम भी फ्रॉस्टी था और यही वो कहानी की आखिरी कड़ी थी जो पूरे केस को सॉल्व कर देती है। और FBI को ये पता चल जाता है कि रॉस ही वो आदमी है जिसको ये 2 साल से ढूंढ रही थी। FBI इस सर्वर के बारे में और इन्वेस्टिगेट करती है। उन्हें पता चलता है ये सर्वर आइसलैंड में बेस्ड है, तो वो आइसलैंड की अथॉरिटीज़ से बात करके इस सर्वर की सारी डिटेल्स निकाल लेती है और अब FBI इस सर्वर पे नज़र रख रही थी। तो डेली ऑब्जर्वेशन करके FBI को पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को के एक इंटरनेट कैफ़े से रॉस इस सिल्क रोड नाम की वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा था। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत FBI रॉस को अरेस्ट करने के लिए निकलती है। 2 अक्टूबर 2013 सैन फ्रांसिस्को के एक लाइब्रेरी में रॉस को FBI लैपटॉप के साथ अरेस्ट कर लेती है
और इसके लैपटॉप से FBI को 1,44,000 बिटकॉइंस मिलता है, जिसकी वैल्यू उस टाइम $35 मिलियन थी। इसको भी ये सीज करवा देती है और आगे चल के US कोर्ट इसे 2 लाइफ सेंटेंस की सज़ा सुनाती है। रॉस के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की जज से रिक्वेस्ट करने के लिए ताकि रॉस की सज़ा कुछ कम कराई जा सके, लेकिन जज ने उनकी एक भी नहीं सुनी। जज का बोलना था कि वो इस केस को एक एग्जाम्पल की तरह सेट करना चाहती है दुनिया के सामने, ताकि आने वाला यूथ ऐसी चीज़ें ऑनलाइन ना बेच सके। लेकिन इस चीज़ का असर कुछ खास नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद ही सिल्क रोड 2.0 और सिल्क रोड 3.0 नाम की और भी ख़तरनाक और भी ज़्यादा इलीगल वेबसाइट आ जाती है और आज के टाइम भी रॉस जेल में है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि यूट्यूब और लोगों को ये वीडियो दिखा सके।